तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे। सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे और क्या कहते हैं, चैप्टर हमारा क्या था? भारत में राष्ट्रवाद, है ना? कभी भी कन्फ्यूजन है इसमें। हमने राष्ट्रवाद के बारे में देखा था कि राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा किए गए सत्याग्रह आंदोलन, इसके बारे में हम लोग जाने थे। उन्हीं आंदोलनों में से एक आंदोलन क्या है? असहयोग। इसे हम लोग असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी थी। महात्मा गांधी ने 1909 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? स्वराज। हमने पीछे के चैप्टर में इसकी चर्चा की थी कि महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था? स्वराज। और उसमें उन्होंने बताया है कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाए क्योंकि भारतीयों ने उनका साथ सहयोग किया और उसी सहयोग के कारण अंग्रेज हुकूमत करते रहे। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दे तो अंग्रेजी राज जो है 1 साल के अंदर चरमरा जाएगी और स्वराज आ जाएगा। गांधी जी को विश्वास था कि यदि भारतीय लोग असहयोग आंदोलन करना सहयोग करना बंद कर दें या करने लगे तो अंग्रेजों के पास भारत छोड़कर जाने के लिए अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। ये है क्या? तो गांधी जी ने कहा, ये बात बिल्कुल सही था। अगर हम पर कोई राज करता है, हम किसी के गुलाम हैं, तो उसका कारण क्या है? कोई दूसरा कोई? हम लोग खुद ही हैं इसके। अब जैसे कि अंग्रेज की उस समय की बात करते हैं, अंग्रेज जो आया था भारत में, ऐसा थोड़ी था कि तीर भाला और तलवार लेके आया था और भारत में आक्रमण किया और जीत गया। ऐसा उसने नहीं किया। वह आया और क्या कहते हैं, समुद्र के रास्ते आया और वहाँ के राजा से मिला और कहा कि राजा जी, हम आपके यहाँ व्यापार करना चाहते। जी हजूर सर करके। और हमारे देश के जो राजा थे, कुछ ऐसे राजा थे, वो चोट्टा किस्म के आदमी थे। उनको जो चापलूसी करता था ना, वो बहुत अच्छा लगता था। आज भी जो क्या कहते हैं, जिसको विरासत में कोई राजपाट मिल जाए, पढ़ा लिखा कम रहे, उसको देखना चापलूसी कहेगा तो फूल के बर्रा हो जाएगा। तो वैसे ही उसके पास राजा जी कहते गया और घुसते गया और कुछ वहाँ से लाया कोई गिफ्ट, ये वाला गिफ्ट लीजिए, ये वाला गिफ्ट लीजिए। राजा फुलल है, चलो बिजनेस करो, परमिशन ले लिया। ऐसे ही जैसे कि आज भी क्या होता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नेता से कोई बिजनेसमैन जाता है और कहता है कि हम ये वाला पैसा देते हैं, ये थोड़ा सा लीजिए, नहीं वाला खर्चा, पैसा नहीं लीजिएगा, घूस से लीजिए गिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल कैसे कि एक दुकानदार अपना सामान बेचना चाहता है, जैसे कि एक उसी तरह से समझ लो कि एक मेडिकल हॉल वाला या दवा कंपनी वाला दवा बेचना चाहता है, तो कोई आगे कहेगा, डॉक्टर साहब से कहेगा कि डॉक्टर साहब हमारे दवाइया के नाम लिखिए, दवाइया बेचिए, तो हम आपको क्या कहते हैं 5,000 रुपया देंगे, चाहे 10,000 देंगे। कहेगा तो कि जाओ भागो यहाँ से। तो पता है क्या करता है, क्योंकि वो बोलने का कहता है ना कि सर थोड़ा सा देख रहे हैं ऑफिसवा में बहुत गर्मी लग रहा है, थोड़ा सा हम पे ध्यान दीजिए ना, तो आपके यहाँ पे AC लगवा देंगे। लोभ देना। डॉक्टर साहब लोभ में पड़ गए और उसका दवाई लिखना शुरू किया, चाहे दवाई अच्छा हो या बढ़िया, उस पर ध्यान हो नहीं देते। वैसे ही क्या कहते हैं, अंग्रेज लोग आया और थोड़ा बहुत गिफ्ट के चक्कर में अंग्रेजों को घुसा लिया। बिजनेस करते गया और धीरे धीरे यहाँ के राजाओं को खोखला कर दिया। कैसे? तो आपको सामान बेचेंगे, ये वाला इतना में देंगे, वो तो हिसाब कर, जाओ राजकोष से ले लो, वो नहीं लिया, लेते चला गया। एक समय ऐसा आया कि कहा कि जाओ राजकोष से ले लो, तो राजकोष वाला जो देखे वाला जो हिसाब किताब देखता था, कहा कि राजा जी पैसा ना हो राजकोष में। अब उसको झटका लगा, सारा निशा फाट गया। तब का उस स्थिति में कहा कि तब क्या किया जाए, तो अंग्रेज कहा कि तो हमरा तो पैसा चाहिए सब, ऐसे कैसे होगा। तो कहता क्या करे सर, अब पैसा है नहीं, तो आप ही उपाय बताइए। तो कहता नहीं पैसा है तो कोई बात नहीं है, आज के बाद भले आपका राज होगा, आप गद्दी पर बैठेंगे, लेकिन सारा डिसीजन हम लेंगे। हो गया ना कठपुतली राजा। एक जगह एक का राज हड़प लिया, उसी तरह से दूसरे राज में चला गया। घुसते
देश पर क्या कहते कब्जा कर लिया। धीरे धीरे कुछ ऐसे भी राजा थे जो समझदार थे, जैसे कि हमारे क्या कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई जो थी अपने आप में एक सूरवीर थी। उसी प्रकार से क्या कहते हैं महाराणा प्रताप थे। कई सारे राजाओं की नाम लेंगे जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े, लेकिन कब तक लड़ते रहेंगे भाई, लड़ने का भी एगो सीमा है ना। वहाँ पर धीरे धीरे वो अंग्रेज मजबूत हो गया, धीरे धीरे करते करते, और अपने ही लोग क्या कहते धोखा दे देते थे, कहते थे कि अच्छा ये मजबूत है, लड़े से पहले अपने आदमी के कुछ पैसा दे देता था, उनका कमजोरी जान लेता था, क्योंकि हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ कमजोरी होता है। कमजोरी जान लिया और उसको सपेट लिया, किसी से लड़ के जीत लिया, किसी को ठग के जीत लिया, किसी से चोरकटाई से जीत लिया, और धीरे धीरे पूरे भारत पर उसका राज हो गया। तो राज हो गया कैसे, इसके बारे में जाने। लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि गांधी जी ने बोला, असहयोग आंदोलन की चर्चा इसलिए की, उनको कहना, उनका मानना था क्या कि हमारे देश में भले वो यहाँ राज करने आए, लेकिन वो खाते हैं उसको हम लोग अनाज कौन देता है, यहाँ का किसान ही देता है। उसको क्या कहते हैं, उसका बाथरूम कौन साफ करता है, यहाँ का भारतीय ही साफ करता है। उसका क्या कहते हैं कपड़ा लत्ता कौन खींचता है, कोई अंग्रेज खींचता था, भारतीय ही खींचता है। उसका रहना खाना सोना लैट्रिन करना बाथरूम जाना सारा काम भारतीय करता था। यहाँ तक कि सेना में भी भर्ती थे और भारतीय ही भारतीय पर गोली चलाते थे कुछ पैसे कमाने के लिए। तो अंग्रेज का सपोर्ट भारतीय किया, तब ना अंग्रेज हम पर हमला किया और हमारा शोषण किया। तो गांधी जी ये कहते थे क्या, इनके द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया बड़ा ही काम का था। इन्होंने कहा कि अगर हम लोग, अगर यहाँ पर ठीक है यहाँ खूब पैसा है, लेकिन हम लोग क्या करें कि उसको मदद नहीं, हम कहेंगे ना हम तो क्या कहते दिया हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम तुम्हारे यहाँ काम नहीं करेंगे, हम भूखे रहेंगे, हम बासी रोटी खा के रहेंगे, लेकिन तोरा ही के क्या कहते हैं जुट्ठा हम चिकन मटन नहीं खाएंगे। सिंपल सी बात है। तो धीरे धीरे हो सकता है शुरुआती दौर में कष्ट होता, लेकिन जब कोई उसको करे वाला नहीं रहेगा तो अंग्रेज टिकेगा, अगर बाप यहाँ रहना खाना भी मुश्किल हो रहा है, चलो छोड़ के भाग जाते। तो धीरे धीरे अंग्रेज कमज़ोर हो जाता और हमारे देश में, हमारा देश आज़ाद हो जाता। स्वराज का अधिकार, स्वराज का मतलब अपना राज हो जाता, अपना अधिकार हो जाता, कोई हम पर कोई शोषण नहीं कर पाता। ये बोले थे असहयोग आंदोलन में। तो असहयोग का मतलब था कि जो भारतीय अंग्रेजों का सहयोग कर रहा था उन्हें सहयोग करने से रोकना, उस सहयोग को रोकना ही क्या कहलाता है, असहयोग। सहयोग का उल्टा असहयोग, जिससे कि हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, स्वराज स्थापित हो जाएगा। अब आता है कि असहयोग आंदोलन के क्या परिणाम थे या कारण थे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला कारण क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज द्वारा भारतीय जनता का शोषण। अब भारतीय जनता का शोषण क्यों कर रहा था, अब कोई भी देश युद्ध लड़ेगा तो खर्चा तो होगा ना, तो खर्चा होगा तो उसको पैसा का ज़रूरत पड़ेगा। तो जो अब सिंपल बात है कि हमारे पास अगर ढेर पैसा है, पैसा का कोई कमी नहीं है, फॉर एग्जांपल ऐसे तो गरीब है हैं, लेकिन पैसे का कोई कमी नहीं है। ये मान लो जैसे मैच बनाते हो, माना कि XY, तो मान लो कि नीरज सर क्या कहते हैं टाटा बिरला है, ऐसे तो कंगाल ही है, लेकिन क्या कहते हैं अब वहाँ पर क्या किया जाए कि वो किया तो वो उसके पास पैसा का कोई दिक्कत नहीं, तो किसी से मांगेगा, लेकिन पैसा का कमी होता है तो कहता है फलना ही उधार है, फलना से पैसा लेना है। अगर उधार भी नहीं है तो कैसे पैसा होगा, आज चलो रोड पर से, आज ज़रूरी है रोड पर से 2-4 रुपये धर के छीन लेंगे पैसा। जैसे कोई नशेरी जो नशा करता है ब्राउन शुगर, उसको घर सब ताले लगैले, कहीं से पैसा है नहीं तो रोड पर जाता है, केकरो धर के छीन के 5,000-2,000 छीन लेता है, जाके नशा कर लेता है। तो वैसे ही अंग्रेज लोग के पास जब युद्ध लड़ा, भारतीय प्रथम विश्व युद्ध जब ख़त्म हुआ, तो जोन देश जो था अंग्रेज के गुलाम में था, उसमें से भारत भी था, वो भारत का शोषण करने लगा, भारत के लोगों का शोषण करने लगा। कैसे, तो उसको दुगना तिगना लगान वसूलने लगा। लगान वसूलेगा, जहाँ पर 1 कट्ठा में 10 मन था, 10 मन में 5 मन, 1 कट्ठा में 5 मन उग रहा था, तो 5 मन में 2.5 मन तो ले ही रहा था। अब कहा कि ना 5 मन में हम 4 मन ले लेंगे, तो सारा पूंजी कर किसान के, 4 मन तू ही ले लेगा, तो 1 मन में ही खा लेगा सालो, तो भूखे न मरेगा इंसान। तो इस तरह से क्या करते हैं, शोषण करने लगा। तो इससे भी किसान भी थोड़ा सा असंतुष्ट हुए, वहाँ के लोग और असंतुष्ट हुए। दूसरा कारण कि अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना, यानी अंग्रेज ने एक बार कहा था कि तुम मेरे साथ, अंग्रेज जो थे धोखा किया था, अंग्रेज तो धोखाबाज ही था, अंग्रेज धोखा किया था कि एक बारी हमको प्रथम विश्व युद्ध जो हो रहा था तब इसमें तुम हमारा साथ दो,
जब हम जीत जाएंगे, युद्ध खत्म हो जाएगा, तो हम तुमको आज़ाद कर देंगे। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने भारतीयों को आज़ाद नहीं किया। तो दूसरा का धोखा। तीसरा कारण क्या था कि रॉलेट एक्ट पारित हो गया। मनमानी जिसको चाहो उसको जेल में डालो तो लोग असंतुष्ट आएगा ना कि कौन सा तरीका। ठीक है, अंग्रेज सरकार है उसका पार्टी, लेकिन कोई जेकरा मन में आ जो कुछ करेगा। सीधो आदमी जा रहा है, 4 आदमी बात करता, पकड़ के जेल में 2 साल के सजा, ये तो कोई नियम नहीं है। ये भी एक कारण था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड तो था ही कि आप हजारों लाखों निर्दोष को क्या कहते हैं, बस वो अपना मेला में घूमने जाएगा, उसको गोली से भून दीजिएगा, ये आपका मनमानी चलेगा। तो ये सब वो जो घटना था, जिसके आधार पर धीरे धीरे भारतीय जनता में क्या कहते हैं, क्या हुआ, एक रोष आया, गुस्सा आया। और गुस्सा के कारण कलकत्ता अधिवेशन 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ। यानी कि असहयोग आंदोलन कब लागू हुआ? 1920 में। ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है। और क्यों? क्योंकि इतना सारा परिस्थिति हुआ तो सब मिला और मिलकर पूछा गया कि सही में असहयोग आंदोलन करना है, तो सबने बोला एक साथ मिलकर कि हाँ हमें असहयोग आंदोलन करना है। आंदोलन करना क्या था कि हम किसी अंग्रेज के यहाँ कोई भारतीय काम नहीं करेगा, वो मरे चाहे जी, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि उसके काम का वॉकआउट करना, बहिष्कार करना, ये सारे कारण थे जिससे 1920 में असहयोग आंदोलन पारित किया गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? आगे की ओर चलते हैं। अब असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव थे। क्या था? तो अंग्रेज द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस करना। यानी कभी कभी अंग्रेज क्या करता था ना, कि देखता था कि इससे काम लेना है तो उसको कहता था कि तुम यहाँ के मेयर बन जाओ। कोई मूवीज वगैरह में देखे होगे तुम, या हमने बताया था कि केसरी एक मूवी आया था, उसमें देखना कि उसमें जो वकील होता है उसको केसरी 2 में कि उसको वहाँ का कोची बायसराय क्या बना देता है, मिस्टर बायसराय बन, तो वो फूल जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो अंग्रेज हमारा कभी हित कर ही नहीं सकता, जो हमारा शोषण करे वो मेरा भला करेगा। बाद में एहसास होता है। तो मूवीज़ की बातें वहाँ देखिएगा तो पता चलेगा। तो अंग्रेज पहला असहयोग आंदोलन में प्रस्ताव हुआ कि सरकार ने जो अंग्रेजी सरकार ने जो भारतीयों को लुभावना क्या कहते हैं मेडल दे दिया है, सबको कहो कि लो अपन, हमको तुम्हारा मेडल नहीं चाहिए, तुम्हारा ओहदा नहीं चाहिए। पहला प्रस्ताव हुआ था। दूसरा, सिविल सर्विसेज, सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूलों का बहिष्कार। जहाँ जहाँ पर क्या कहते हैं भारतीय अंग्रेजों के यहाँ पढ़ाता था, कोई वकील था, कोई क्या कहते हैं पुलिस सेना में था, जो अंग्रेजों के सेना में भारतीय था, वो सबको कहा गया कि सब उसको छोड़ दो, उसके यहाँ ना हम पढ़ाएंगे ना उसके यहाँ पुलिस वाला काम करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, हम करेंगे तो सिर्फ भारतीयों के लिए करेंगे, भारतवासी अंग्रेजों के लिए सारा काम छोड़ देंगे। जो नौकरी करा सब नौकरी को क्या कहते हैं रिजाइन मारो, हमको नौकरी नहीं करना। और रिजाइन क्यों मारना, बस जेबे नहीं करेंगे, बात कहानी खत्म। उसके बाद आया विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। विदेशी वस्तु यानी कि विदेश से जितने भी सामान, फुल पॉइंट कुर्ता जो आता था, फुल पॉइंट कुर्ता जो हम पहन रहा है ना, वो विदेशी था। हम लोग के तो क्या कहते हैं, कौची था, धोती कुर्ता, ठीक है, पहनला है कभी? और लड़की सबके सूट साड़ी पहन के चलते थे, लेकिन तुम्हें का साड़ी पहने जाता है, मजरा के गिर जाओगे, ठीक है। तो ये था तो विदेशी वस्तुओं का परित्याग करना। यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज ना आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना। मतलब कि और बोला कि ये सारा करेंगे, तब अगर सरकार कहेगा कि मनमानी कर लेगा, हम लोग जब नहीं मानेंगे तो सरकार मारेगा पीटेगा, ही करो तो क्या कहते हैं, सब ने अवज्ञा, संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन करेंगे। मतलब उसका आज्ञा, कोई भी आज्ञा नहीं मानेगा। कितनों कहेगा कि तुम करो जबरदस्ती, तो नहीं करेंगे तो नहीं करें, तुम मार दो कुछ करो, लेकिन नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ये गांधी जी का था। लेकिन उधर भगत सिंह थे होंगे तो कहेंगे, तो कोई कहेगा कि जबरदस्ती करो तो मर्द नहीं खुर्रा भाग जाना, ठीक है। लेकिन वहाँ पे था कि ओवरऑल कि आप कुछ भी कहेंगे हम अंग्रेजों का काम नहीं करें। यानी कि जो सहयोग किए, अब भारतीय अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं करेगा। यही था असहयोग आंदोलन का मेन मुद्दा। कोई दिक्कत? अब हुआ क्या कि इससे क्या हुआ, अधिवेशन क्या हुआ, तो बोला गया असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेसी अधिवेशन। तो हमारी भारत में सबसे पुराना पार्टी कौन है, तो कांग्रेस ही है, ठीक है। तो इसके द्वारा अधिवेशन हुआ था। इसमें ऑब्जेक्टिव में कुछ काम है कि 1920 में असहयोग पर स्वीकृति अन्य नेताओं द्वारा हुई और दिसंबर 1920 में मोहर तथा इसकी शुरुआत पर सहमति मिली। यानी 1920 में कहा गया
कि असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 में लागू होना चाहिए, हम लोग करना चाहिए, और दिसंबर 1920 में कहा कि नहीं ये पक्का होगा, सबने इसको मान लिया और इसको फॉलो करना शुरू कर दिया। अब आते हैं आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं क्या थी। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई, क्योंकि दिसंबर में तो पारित हुआ, दिसंबर में पारित हुआ, लेकिन 21 से क्या हुआ उसमें काम, क्यों दिसंबर के बाद क्या आएगा, जनवरी आएगा ना जी। तो जनवरी मतलब दिसंबर 2020, तो उसके अगला महीना में क्या आ जाएगा 21। तो यानी कि आपका अगर बोला जाए कि खिलाफत आंदोलन कब लागू हुआ, पारित हुआ, तो 1921। अगर असहयोग आंदोलन बोला जाएगा तो 1921, लेकिन 1920 कब कहेंगे, कब पारित किया गया, मतलब पारित किया गया 1920 में, लेकिन उसका कार्यान्वयन कब किया गया 21 में। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पढ़ा था ध्यान से पढ़ना। एक होता है कि हमने पारित कर दिया, पारित कर दिया कैसे कि हम कहेंगे कि क्या कहते हैं, आज बिहान जो है सारा होमवर्क पूरा करके ले आना है, ठीक है, तो तुम कहोगे कि ना अभी तो पूरा होवे नहीं किया है, लेकिन कल ही ना होगा, आज तो नहीं करके लाओगे। हम कहें कि होमवर्क करके ले आना जी, आज एनी हाउ होमवर्क पूरा हो जाना चाहिए, तो एनी हाउ होमवर्क पूरा करने का मतलब कि आज शनिवार है, बिहान रविवार छुट्टी, तो सोमवार के ना करोगे, नेक्स्ट क्लास कहेंगे तो मतलब कि रविवार हो जाएगा। तो उसी तरह से दिसंबर के बाद तो 20 में हुआ, लेकिन लागू तो हुआ 21 में। तो जब पूछे तो असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन 21 में क्या हुआ, तो शुरुआत की गई, लेकिन पारित कब हुआ 1920 में, पारित हुआ 1920 में, लागू किया गया 21 में। फिर विभिन्न सामाजिक समूहों ने आंदोलन में हिस्सा लिया और प्रत्येक वर्ग के अपनी अपनी आकांक्षाएं थी, सभी के लिए स्वराज का अर्थ भिन्न था। प्रत्येक सामाजिक समूह ने आंदोलन में भाग लेते हुए स्वराज का मतलब एक ऐसा युग लिया जिसमें उनके सभी कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। जैसे कि अलग अलग लोगों ने क्या किया, क्योंकि सबसे पहले कि आंदोलन किया जा रहा है, अगर अभी भी पूछोगे कि अंग्रेज से पूछोगे कि अंग्रेज से भारत देश आज़ाद हुआ, तो वो गरीब किसान, पहले क्या होता था, मुगल राज किया, फिर अंग्रेज किया, कभी जमींदार किया, कभी आज भी क्या कहते हैं अमीर व्यक्ति गरीब का शोषण कर, आज भी। तो उससे पूछोगे कि आज़ादी का मतलब क्या है, तो गरीब कहेगा पहला हूँ तो खेती करते थे, दूसरा ही मजदूरी करते थे, आज वो मजदूरी करते, क्या आज़ादी, उसको मतलब पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है क्या, कि जब क्या कहते हैं भारत देश में जब असहयोग आंदोलन हुआ तो कोई सोचा ना कि लगता है कि असहयोग आंदोलन में हम लोग भारतीय जीत जाएंगे अंग्रेजों से, तो हमनी के मजदूरी नहीं करे पड़ेगा, राज हो जाएगा, सब अमर खेत हो जाएगा, ऐसा तो कोई बात नहीं था। तो कोई कहा सोचा कि क्या कहते हैं, कोई ज़मींदार सोचा कि अगर हो जाएगा तो ज़मींदारी हमको फिर से मिल जाएगा, कोई कुछ सोचा, कोई कुछ सोचा, मतलब ओवरऑल, लेकिन जैसा सोच रहा था वैसा तो नहीं था। स्वराज का मतलब लोकतंत्र आना, किसी राजा का राज होना जैसे कि पहले था, नहीं ना। तो अलग अलग लोगों ने इसके लिए अलग अलग अपनी धारणाएं बनाई, उसके बारे में बताया गया। शहरों में असहयोग आंदोलन का धीमा पड़ना इसलिए था क्या कि चक्की के कपड़े की तुलना में खादी का कपड़ा अधिक महंगा था और गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते थे। परिणाम स्वरूप वह बहुत लंबे समय तक मील के कपड़े का बहिष्कार नहीं कर सकते थे। बोला गया क्या, आज भी बोला जाता है खादी वाला कपड़ा अगर कुर्ता पैंट या सूट खरीद जाओगे तब ओरिजिनल, तो बड़ी महंगा होगा, 200-300 में शर्ट मिल जाएगा, लेकिन खादी का कपड़ा बढ़िया लोगे ना तो उसको सिलाते उलते कम से कम 1,000 लग जाएगा, खादी का कपड़ा महंगा आता है। तो उस समय जो अमीर था तो असहयोग कर दिया, कहा कि ठीक है हम पहनेंगे खादी का कपड़ा। गांधी जी कहे कि गांधी हम लोग खादी का कपड़ा बुनेंगे, तुम लोग खरीदो पहनो, लेकिन वो तो महंगा था। एगो मिल में मशीन से बनता था, जल्दी ढेर बन जाता था तो सस्ता में मिलता था। तो लोग जो है आज भी के गो आदमी है जो सिलौआ पैंट शर्ट पहनता है, सब मोलौआ खरीद कर पहनता है। कारण क्या है कि वो सस्ता में हो जाता है। एगो नया शर्ट का कपड़ा लोग सिलाओ तो करते हुए तुमको कितना तो 500 रुपया लग जाएगा, 400 लग जाएगा, कैसनो खराब कपड़ा लो, और 200 रुपया में कुर्ते हो जा रहा है ना। तो अंग्रेज लोग का ऐसे ही हुआ, भारतीय लोग की जो गरीब थे ज़्यादा दिन क्या कहते हैं वह इस चीज़ का नहीं करे, क्योंकि उनको गरीबी सता रहा था। क्या अब सिंपल बात है, एक कहेगा कि देश को स्वराज चाहिए, तो स्वराज से पहले पेट में भोजन तो चाहिए ना जी, पहले तो गरीबी से लड़ना है ना। अमीर आदमी तो हर परिस्थिति में लड़ लेगा, लेकिन गरीब आदमी को क्या कहते हैं, एक तो उसको समाज से लड़ना होता है, परिस्थिति से लड़ना होता है, वातावरण से लड़ना होता है, दूसरा अपने पेट से लड़ना होता है। क्योंकि सिर्फ अगर कोई आंदोलन, एक स्कूल का कोई टीचर है
और उसको कहे कि 6 महीना के लिए आंदोलन करने चलिए और ओकरा ही वही कमाई के जरिए है, तो जाएगा आंदोलन में? कहेगा कि बाल बच्चा यहाँ रोते रहेगा, हम जाएंगे तोरा आंदोलन करें, हम नहीं जाएंगे। इस तरह की समस्याएं आई जिस कारण से असहयोग आंदोलन पूरी तरह से क्या कहते हैं, धीमा पड़ गया। और भी बहुत सारी धारणाएं थी, इसको रोक रोक के लिख लीजिएगा। इसलिए देखो आगे बढ़ रहा है कि शिक्षक सरकारी स्कूलों में वापस आना शुरू कर दिया और वकील सरकारी अदालतों में चल गया। कारण नहीं था कि शुरू में तो आदमी जोश में कहा कि हम असहयोग, लेकिन पैसा का जब कमी होने लगा तो दिक्कत होने लगा, और दिक्कत होने लगा तो धीरे धीरे वो वापस आने लगे। जैसे बहुत सारे फिल्मों में देखते हो कि लोग हड़ताल कर देता है, लेकिन गरीब आदमी कहता है कि ना भाई तो हड़ताल कर, हम तो जहाँ मजदूरी करें तो ना बाल बच्चा खाई। अभी मान लेते हैं गौरीचक में हम लोग आंदोलन करें कि नहीं गौरीचक में पूरा गौरीचक को चमका देना है, सब कहे कि ठीक है चमका देना है, सब दुख नहीं होगा जब तक क्या कहते हैं बाजार बंद रहेगा, किसी को आने जाने नहीं देंगे, सब खड़ा होगा, 5 दिन खड़ा होगा, 6ठा दिन कहेगा कि दुकानमा न चली थी, क्या कहते घरे कैसे चलेगा, धीरे 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 अपना अपना दुकान खोलने लगेगा। और इस तरह से जैसे एक बार हुआ था बाजार में कि मंगलवार के मंगलवार बाजार बंद रहेगा, बहुत पहले बाजार बंद होने का हुआ था, लेकिन बंद होने का जब समय आया तो शुरुआती दौर में खुला, लेकिन किसी को मंगले के दिन ग्राहकी बढ़िया मोटा मिल जाता था तो गत्ते लुका के खोल देता था, तो धीरे धीरे वो कैंसिल हो गया। तो आदमी की गरीबी, पैसे की कमी क्या हो जाता है, कई आंदोलन को ख़त्म कर देती है तुरंत। तो यही सारा चीज़ यहाँ पर हुआ था। अब आता है आंदोलन की समाप्ति। तो फरवरी 1920 में महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि चौरी चौरा में हिंसक घटना हो गई थी। अब बोला गया क्या कि जब 1922 फरवरी की बात हुई तो गांधी जी कहे कि हम ये आंदोलन वापस करते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी जी थे बड़ा शरीफ, वो लड़ाई झगड़ा नहीं कहते हैं। चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था तो उसमें क्या कहते हैं, मारपीट हो गया था। गांधी जी कहें कि हम कहें कि शांति से क्या करो, असहयोग आंदोलन करो, सिर्फ उसका बहिष्कार करो, तुम लोग मारापीटी कर लिया, गरम दल वाला बात मान लिया, तो जाओ असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं। और उसको फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया। अब आते हैं चौरा चौरी आखिर था क्या भाई, तो आते हैं चौरा चौरी घटना क्या था। फरवरी 1920 में गांधी जी ने नो टैक्स आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। बिना किसी उकसावे के प्रदर्शन में भाग ले रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चला दी। लोग ने अपने गुस्से में हिंसक हो गए और पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और उसमें आग लगा दी। यह घटना उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में हुई थी। अब क्या हुआ, जैसे कि गांधी जी तो थे, क्या कहते हैं, हमने बोला ही कि गांधी जी थे नाम के, लेकिन वो बहुत बड़ा आंधी थे। उन्हें तो असहयोग आंदोलन चलिए रहा था, अब उसी में एक और आंदोलन घुसर दिए 1922 में। कहें कि क्या कहते हैं, नो टैक्स नहीं देंगे, हम सामान खरीदेंगे। जैसे कि नमक के लिए अंग्रेज टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। कहें कि ऐसे कैसे, रोज आदमी, गरीब आदमी, भारतीय लोग गरीब है तो कुछ नहीं तो मार भात और नमक डाल के खा लेता है, ज़्यादा हुआ तो पानी में नमक घोर के पी लेता है, और नमकों पर टैक्स लगेगा, महंगा होने लगेगा तो कहाँ जाएगा आदमी नमक। तो इसीलिए क्या कहते हैं, नमक पर क्या कहते हैं, टैक्स को हटा दिया। आज हमारे भारत देश में नमक सस्ता है, इसका सबसे बड़ा ये गांधी जी का योगदान है। उन्होंने इस पर कहा कि नहीं, इस सब पर टैक्स, कोई सामान पर टैक्स नहीं लगेगा। अब ये तो हुआ उस समय नमक की बात हम कर रहे हैं, लेकिन और भी सामान, मतलब कोई भी सामान पर बिना टैक्स के जितना का रेट है उतने लीजिए, कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। जैसे कि आज भी हम लोग जैसे कोई सामान लेते हैं, जैसे कि पानी का बोतल है, उस पर क्या होता है, अगर टैक्स न लगे तो 3 रुपया में मिल जाए, 3 रुपया में मिल जाए, लेकिन ऐसे मिलता है 10 रुपया में, 7 रुपया महंगा है ना, तो टैक्स लगने के कारण सामान महंगा आता। तो गांधी जी बोले कि हम टैक्स वैक्स नहीं देंगे, एक आंदोलन चलाएं। लेकिन आंदोलन में क्या हुआ, हिंसक हमला, पुलिस ने क्या किया, गोली चला दिया। कुछ पीछे से गर्मा गर्मी वाला बात होता था, और आदमी में आदमी टकराएगा तो गर्मी तो वही करेगा, तो उन्हें से बंदूक चला दिया, तेने से जब मार के लाठी तो गर्दा उर्दी हो गया, और गर्दा हुआ तो इधर के कुछ आदमी मर गए, तो खीस में आ गया और क्या कहते हैं पूरा बाय। तो उसके बाद क्या कहते हैं, स्टेशन पे, और क्या कहते हैं, पुलिस स्टेशन पे ही क्या कहते हैं पूरा मार के दम, मतलब पुलिस स्टेशन को दम नस्तो नाबूद कर दिया। मतलब कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, वहाँ हो गया हिंसा। तो कहे कि तो जाओ, तो सबके कहे थे कि शांति से कहना कि हम भाई आंदोलन करें, लेकिन तू सब तो सुनबे न किया, तो हम आंदोलन वापस लेते हैं। तो गांधी जी में वो यही कमी थी, अरे देश के लिए लड़ रहे हैं तो कुछ अच्छा हो रहा है, तो आप पुलिस गोली चला दिया तो वो आपको सही लगा। मतलब वो क्या, उनका कहना क्या था कि अगर पुलिस गोली चला रहा है ना तो गोली खा लो,
ये तो मूर्खता है ना, ये तो मूर्खता है ना कि क्या कहते हैं कि कोई मारते रहे या कहो कि तो मार दे भैया और भागवो ना करें, तो भागा भागी होने लगा तो उसमें क्या कहते हैं, अब किसी को मार दिया कि भाई हम तो शांति से, अब सिंपल है, किसी से तुम शांति से कहने जाओ कि भाई हमरा, तुम जाओ घर या पापा से कहो कि पापा हमरा 500 रुपया दीजिए, सर के ट्यूशन फीस देना है, हम प्रेम से जाओ कहे, अब पापा मारे एक थाप चले यहाँ से, तो तुमको कैसा लगेगा? तो तुम कहोगे ना कि तो ला पापा एक थापा मारिए ला, ऐसा कहोगे कि वहाँ से सटक लोगे। अगर तुम क्या कहते तुम अपने बहन से मांगे पैसा कि 500 रुपया दे दीदी, क्या दे भैया, वो मार दिया एक थाप, तो तुम क्या करोगे? कर झोंटे में लटक जाओगे कि क्या समझे हैं। तो वैसा ही कुछ वो किया कि आप हमरा पर गोली चलाएंगे तो हम बर्दाश्त करेंगे, तो झड़ाई हुआ, जब उसके लोग मारे गए तो क्या कहते हैं, उसने स्टेशन को फूंक दिया, और इसके कारण क्या कहते हैं, अहिंसा वाला आंदोलन हिंसा में बदल गया, और गांधी बाबा कहे कि हम अब आंदोलन नहीं करेंगे, वापस ले लिए। तो यही था हमारा चौरा चौरी हत्याकांड या चौरा चौरी कांड। ये आपको ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, यहाँ 10th में तो पूछेगा ही, और 12th में का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को पढ़ा रहे हैं ना 10th, यही वाला 12th आर्ट्स को पढ़ाते हैं, रिकॉर्ड करके दिखा देते, कहानी खत्म, क्योंकि वही चीज़ है, सेम चीज़ पढ़ना, क्योंकि इतना डिटेल में आप लोग को 10th में नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर इसलिए डिटेल में बता रहे हैं कि बातें अगर आपके दिमाग में रहेगी तो ऑटोमेटिक आप लिख सकते हैं। वीडियोज़ को आप खुद से एक बार नहीं 4 बार देखिए ना, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक इतने ना आसान तरीके से बता रहे हैं कि आपको याद ना हो ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन बस उसके लिए समय देंगे तब ना, खाली रोक रोक के वीडियो लिख लेते हैं, उसके बाद उसको देखिए तो सही। और इससे फ़ायदा क्या है कि अभी आप देख लिए, 10 दिन बीत गया, 15 दिन बीत गया, फिर उसके वीडियोज़ को फिर से रिपीट कीजिए। जितना सारा वीडियो आपका साइंस का हमने बनाया है, सोशल साइंस का बनाया है, उसको देखते रहिए, आपका रिवीजन होते रहेगा, याद भी होते रहेगा। रटने से अच्छा आप समझ के लिखिएगा तो चौरा चौरी हत्याकांड अगर हम जिस तरह से बता दिए याद रहेगा, इसको याद रटने की ज़रूरत है, आराम से लिखा जाएगा। अब आता है कि चौरा चौरी हत्याकांड के बाद क्या हुआ, कांड जब हुआ उसके बाद आया एक सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें क्या हुआ तो 1921 के अंत आते आते कई जगहों पर आंदोलन हिंसक होने लगे। अब हमने बताया कि चौरा चौरी वाला काम शुरू हो गया तो हिंसक होने लगे। तो फरवरी 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया का निर्णय लिया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जन आंदोलन से थक से गए थे और राज्य के काउंसिल में चुनावों के में हिस्सा लेना चाहते थे। राज्य के काउंसिलों का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ। कई नेताओं का मानना था कि सिस्टम का भाग बनकर अंग्रेजी नेताओं का विरोध करना भी महत्वपूर्ण था। फिर प्रांतीय परिषद चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर कांग्रेस के नेताओं में वापसी मतभेद हुआ और CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा कुछ हुआ। मोतीलाल नेहरू द्वारा बीच बीच में नहीं टोका करो जी, गप नहीं क्या करो, कहाँ थे हम लोग। चुनाव हिस्सा लेने को नेताओं को वापसी मतभेद हुआ। CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी जनवरी 1923 का गठन ताकि प्रांतीय परिषद में चुनाव में हिस्सा ले सके और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की वजह से कृषि उत्पाद की कीमतों में भारी गिरावट आई। ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल हुआ। अब आते हैं क्या था, बोला गया क्या कि सबने अवज्ञा आंदोलन जो था, हमने अभी बताया कि 1921 के अंत में आके हिंसा होने लगा, जहाँ तहाँ मारकाट होने लगा। गांधी जी बोले कि हम अपना आंदोलन वापस लेते हैं, वापस ले लिए। उसके बाद कहा गया और कुछ नेता इतना दिन से असहयोग करते, लंबा दिन आंदोलन चलेगा तो लोग तो बोर हो गया, चढ़ गया, थक गया, पैसे के कारण, कई कारण। तो कुछ नेता का मानना था कि अगर सिस्टम को सुधारना है तो सिस्टम का भाग बनना होगा। अगर हम कहें कि हम गौरीचक को सुधार ले, कोई नेता यहाँ को सुधार दे, तो हमें उसमें राजनीति में भाग लेना होगा। हमारे क्या कहते हैं, भगत सिंह भी कहते हैं, क्वेश्चन आप लोग को पूछता है कहीं 10th या 12th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हाँ, विद्यार्थियों को भी राजनीति में भाग लेना चाहिए। समाज, इससे पता चलता है कि हमारे समाज में क्या अच्छा या बुरा हो रहा है। कभी पेपर्स पढ़ना चाहिए, कभी न्यूज़ देखना चाहिए, जिससे कि हमें कई प्रकार की जानकारी मिलती है। सिर्फ हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, यही जीवन नहीं है। हमारे चारों ओर क्या हो रहा है उसको भी हम लोग जानें। और कैसे जानेंगे, जब राजनीति में भाग लेंगे, उसको समझेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अंग्रेज के पार्टी का उस समय क्या कहते, इलेक्शन होने वाला था। तो भारतीय नेताओं जैसे कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल थे, कई सारे नेता थे, वो कहे कि सिस्टम में भाग लेंगे तभी सिस्टम को सुधारेंगे। और इस तरह से धीरे धीरे क्या कहते हैं,
हमारे देश में क्या होता है, सबने अवज्ञा आंदोलन का भी कहानी खत्म हो गया। और क्या किया गया, हमारे देश के नेता सोचे कि चलो ना क्या कहते हैं एक पार्टी का गठन करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, कौन सा पार्टी, स्वराज पार्टी था जी, स्वराज पार्टी तो था, हाँ स्वराज पार्टी का उन्होंने जनवरी 1923 में क्या किया, गठन किया। और वह क्या कहते हैं देश में हो रहे इलेक्शन में, चुनाव में उन्होंने भाग लिया। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो जनवरी 1923 में। ठीक है, किसके द्वारा, तो CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, ये आपको क्या कहते हैं ध्यान में रखना है। उसके बाद आते हैं अगला, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, 3 नंबर में पूछता है जी, साइमन कमीशन। ये 3 नंबर में कई बार पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कि बोला गया है कि 1927 में ब्रिटेन में साइमन कमीशन का गठन, ताकि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन किया जा सके। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आना, पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस ने इस आयोग का विरोध किया, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस लाहौर अधिवेशन हुआ। अब आगे की ओर चलते हैं कि एक जो हुआ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन एक व्यक्ति की बात हुआ है, उन्होंने क्या कहते हैं एक साइमन कमीशन या एक कुछ कहते हैं ग्रुप का मतलब निर्माण किया। उसने ग्रुप का निर्माण किया और उसमें क्या कहते हैं जितने भी सदस्य थे वो सभी क्या थे, अंग्रेज थे। और अंग्रेज थे तो उसलिए निर्माण किया गया कि अगर यहाँ पर कोई भी अगर किसी के साथ मतलब कि अन्याय किया जाए तो वो कमीशन उसका जांच करेगा, और अगर गलत होगा तो उसको सुधारा जाएगा। तो कभी भी अंग्रेज का बुराई कर सकता है, वो भी तो राष्ट्रवाद समझ रहा है, तो अपने देश का बुराई करेगा। एक केकरो बेटा या बेटी अगर किसी का मर्डर कर दे तो ओकर माई बाप कहेगा कि हाँ सर इसको मर्डर कर दिया, इसको क्या कहते हैं जेल डाल दीजिए। अगर पूरे तरह से वीडियो के साथ भी आ जाएगा तो कहेगा कि मार दिल की है सर, लेकिन बड़ी मिस्टेक से ऐसा नहीं छोड़ दूँ, हुजूर छोड़ दूँ, वही ना कहता है। तो उसी प्रकार से तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो कहे कि ऐसे करे से काम नहीं होगा, आप सब अब अंग्रेजे हैं तो आप हमारा देश का हित क्या कीजिएगा, झूठो मूठो कर रहे हैं। इससे क्या कहते हैं संतुष्ट हम नहीं थे, और इस असंतुष्टि को दूर करने के लिए दिसंबर 1929 में, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता में कांग्रेस लाहौर अधिवेशन हुआ था। अगर पूछे कि कांग्रेस लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो दिसंबर 1929 में। फिर इसमें बोला गया है स्वराज संकल्प को पारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। ठीक है, तो अब पूछा जाएगा कि स्वाधीनता दिवस कब घोषित किया गया, तो 26 जनवरी 1930 को। और लोगों ने आह्वान किया गया कि वे संपूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष करेंगे। यानी 26 जनवरी 1930 को सभी ने मिलकर क्या किया, संपूर्ण रूप से क्या कहते हैं वचन लिया कि अब हम जितना सहे तो सहे, अब अंग्रेजों को हम लोग नहीं सहेंगे, अब हमें संपूर्ण क्या कहते हैं पूर्ण स्वराज चाहिए। अंग्रेज धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा था, क्योंकि विश्व युद्ध हुआ था, वो गरीब हो रहा था, कमज़ोर के वही से कई सारे सेना मर गए थे, भारतीय लोग सहयोग कर नहीं रहे थे, तो धीरे धीरे वो कमज़ोर होगा। तो कमज़ोरी को दूर करने के लिए वो अब सोचा ना कि अब हम तो कमज़ोर हो ही रहे हैं, अगर शेर बूढ़ा हो जाए तो वो लोमड़ी से भी दोस्ती कर लेता है। पहले तो जवान था तो कहेगा कि हम तो क्या कहते हैं अपना शिकार खुद करते हैं, लेकिन जब शरीर बुढ़ा जाएगा तो हाथियों मार के चला जाएगा। तो अगर बगैर लोमड़ी से दोस्ती करेगा ना कि चूहा चुरकुटी को ला के उसको दे के उसका पेट भरे। तो वैसे ही जब अंग्रेज जो था देखा कि वो कमज़ोर पड़ रहा है, तो वो कहा कि इतना सारा राज ले लीजिए ना, बाकी रह दीजिए। धीरे धीरे वो करने लगा। लेकिन हमारे देश के नेता कहें कि ना हम दरिद्र में काम नहीं होगा, कभी दे रहे हो कभी दे रहे हो, नहीं, हमको पूरा देश स्वतंत्र चाहिए, देश हमारा है, तुम क्यों राज हो, हमारे देश से भागो। ठीक है, और 26 जनवरी में संपूर्ण रूप से क्या किया गया, 26 जनवरी 19 को स्वाधीनता दिवस के घोषित कर दिया गया, और लोगों ने कहा कि अब हमें संपूर्ण भारत क्या कहते हैं अंग्रेजों से मुक्त चाहिए। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अब आते हैं नमक यात्रा, जिसके बारे में कुछ देर पहले हम लोग चर्चा किए थे कि नमक यात्रा क्या था, गांधी बाबा ने किया था। तो बोला जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 मांगे रखी। कहा कि भाई ठीक है समझौता होगा, क्या होगा। अब इधर के नेता मुख्य रूप से बुजुर्ग समझदार आदमी गांधी बाबा थे,
तो कुछ होता था तो जाइए ना, थोड़ा सा आप ही समझ लीजिए। तो क्या कहते हैं, गांधी बाबा ने कहा कि तो ठीक है आपकी बात को मान लेते हैं, लेकिन हमारे 11 गो मांग है। अब 11 काहे मांगे, लगता है कि पंडित जी वाला नंतर माने कि 11 गो शुभ शुभ होता है। तो शुभ शुभ मांगे, बोले कि ये मांग उद्योगपति से लेकर किसान तक विभिन्न तबके के लिए जुड़ी हुई थी। यानी 11 मांग में हर तबके, हर स्टेज के लोगों के लिए, चाहे वो गरीब किसान की बात की जाए, मजदूर की बात की जाए, या बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन की बात, सबके लिए क्या कहते हैं कुछ न कुछ नियमावली रखा गया था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग था नमक पर कर को खत्म करने का। सबसे महत्वपूर्ण मांग क्या था गांधी जी के द्वारा, कि नमक पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, लॉर्ड इरविन इनमें से किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा नमक यात्रा की शुरुआत की गई। ठीक है, 11 को मांग की है, लेकिन अंग्रेज जानते हो कि बस मैटर को शांत करने के लिए कहता था कि सुनिए ना, हम आपका बात सुनिए, लेकिन कोई मांग रखता था तो अंग्रेज मानता ही नहीं था। तो फिर वो क्या कहते, 11 के मांग रखे, लेकिन एको को तो मांग पूरा हो जाए, कोई मांग पूरा नहीं हुआ। तब कहें गांधी जी फिर आंधी बन गए, कहें कि जे तब उन्होंने क्या किया, नमक यात्रा शुरू किया। कब, तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने आंधी बनकर नमक यात्रा की शुरुआत की। और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन यह घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। बोला गया है क्या, और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने कहा कि तो ठीक है नमक बना के कर रहे हो, तो खुद से वो क्या किए, नमक बनाए। नमक सिंपल, अगर नमक बनाना है तो कुछ नहीं, समुद्र के पानी को सुखा दो, तो सुखा दो, समुद्र को ना सुखा दो। वो राम जी वाला बाण नहीं मारो कि पुल बनाना है, वो बोला नहीं, कुछ पानी लो, आग पर रखो, सूख जाएगा। सूखने के बाद क्या कहते हो, सिर्फ आपका क्या कहते हैं नमक बचेगा, और नमक को अपना खाओ। अब ना धीरे धीरे आयोडीन क्या क्या आ गया है, लेकिन पहले तो वही नॉर्मल सी नमक थी, तो उसका उपयोग करना तो बनाए। और कहें कि नहीं हम क्या, वो पहली बार 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून का उल्लंघन किया, किसने, तो गांधी जी ने। ध्यान रखना, हम महात्मा गांधी, हम महात्मा गांधी। ठीक है, अब आगे की ओर आते हैं, गांधी इरविन समझौता की विशेषता क्या थी। तो 5 मई 1931 को गांधी इरविन समझौता लागू हुआ था, मतलब शुरुआत की गई थी, और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। पूछा जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया गया था और कब इरविन समझौता लागू हुआ था, तो 5 मई 1931 को। इससे 2 ऑब्जेक्टिव बनेगा, पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों के निष्पक्ष जांच के लिए नमक पर लगाए गए सभी कर हटाए जाएं। बोला गया क्या कि अब पुलिस द्वारा जो भी तो था, तो फिर वही चीज़ था कि नमक पर जो भी टैक्स लग रहा है वो सब हटाओ। अंग्रेज पुलिस के द्वारा जो अत्याचार किया गया, अब कोई भी आंदोलन करेगा तो अंग्रेज तो सीधे क्या करता था, मार लाठी के गढ़ा उड़ाता था, बंदूक चलाता था। तो क्या हुआ गया कि वहाँ पर उसको हटाने की मांग की गई, तभी जाके कहा गया कि मतलब कि एक समझौता हुआ, आंदोलन में समझौता हुआ। गांधी जी तो नमक आंदोलन के लिए आंदोलन करने लगे, अंग्रेज क्या किया कि भारतीयों को मारने लगा। तो मारने लगा तो भाई दोनों पक्ष विपक्ष में झगड़ा होने लगा, तो उसके लिए एक समझौता हुआ जिसमें कहा गया कि ठीक है हम नमक कानून को जो आप कर रहे हैं, इसको नमक कानून को हटा दीजिए, टैक्स फ्री कर दीजिए, और क्या कहते हैं पुलिस के ऊपर जो अत्याचार किए हम भी उसको माइनस प्लस कर देंगे, यानी कि कुछ हम सहेंगे कुछ तुम सहो, दोनों फिर हिसाब किताब बराबर रहेगा। अब आता है कि इस आंदोलन में किसने भाग लिया, तो बोला गया देश के विभिन्न हिस्सों में सविनय अवज्ञा आंदोलन लागू हो गया, और गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक अपने अनुयायियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जिसे हम लोग दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कि कहाँ से शुरू हुआ, तो साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू हो गई। दांडी यात्रा का है, डंडा लेके चल रहे थे ना जी, कि दांडी जगह था, आश्रम से दांडी तक, दांडी क्या था, जगह का नाम था। ठीक है, तो अनुयायियों के साथ, अनुयायी कहने का मतलब होता है कि अपना चेला चटिया के साथ, जो गांधी जी को मानते थे, उसके साथ यात्रा शुरू किया। और ग्रामीण इलाकों में गुजरात के अमीर पटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। क्योंकि अमीर समुदाय व्यापार अवसाद और गिरती कीमतों से बहुत प्रभावित थे, वे सविनय अवज्ञा आंदोलन के उत्साही समर्थक बने। अब सिंपल है, व्यापारियों को जो चीज़ महंगा में मिल रहा था वो सस्ता में मिलने लग गया, तो उसको तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब हमारा क्या कहते हैं, हम गौरी चक से लेके आए, कोई आए खेत वाला और कटहर हमको बेचे 20 रुपये किलो, और एगो अगर हमको यहाँ से ला के 40 रुपये बेचे, हम दोनों के दुकानदारे हैं, तो हम यहाँ वाला लेंगे कि वहाँ वाला लेंगे, 20 रुपये वाला लेंगे जी, ज़्यादा फायदा होगा। तो वही चीज़ फायदा के रूप में आता था।
तो उद्योगपति इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लिए और इसमें क्या हुआ, विकास हुआ और सफलतापूर्वक ये रहा। अब आता है कुछ क्वेश्चन ये पूछेगा, जैसे कम पूछता है लेकिन चलिए रहता है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के मुख्य, टाइम कितना हुआ, 8 हो गया, चलिए कोई बात नहीं है, रात ना हुआ है। सबने अवज्ञा आंदोलन के मुख्य घटनाएं क्या थी, तो देश के विभिन्न हिस्सों में नमक कानून का उल्लंघन होने लगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होने लगा, शराब की दुकानें कि क्या कहते हैं पिकेटिंग हुई और वन कानूनों का उल्लंघन, यानी कि क्या कहते हैं अब अंग्रेज का कोई बात हो तो नहीं सुन रहा था, सब असहयोग, तुम्हारा कोई सहयोग नहीं, हमारा जे मन में आएगा जे करेंगे, जे बुझाए से कर लो, इस तरह से शुरू हो गया। अब देखो कि देखा इसकी में आदमी का मन बढ़ता है, पहले तो आदमी डर रहा था लेकिन देखा कि 10 गो आदमी कर रहा, अंग्रेज धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था, तो धीरे धीरे सब अपना मनमानी करने लगा। अब आगे की ओर आते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी, तो प्रतिक्रिया, पहला प्रतिक्रिया कांग्रेस नेताओं का हिरासत में लिया गया, निर्मम दमन, शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर आक्रमण और महिलाओं और बच्चों को पिटाई और लगभग 1 लाख 1 लाख गिरफ्तार। मतलब बोला गया है क्या कि कांग्रेस नेताओं के द्वारा जो मतलब कि आंदोलन किया जा रहा, सबको क्या किया गया, हिरासत में ले लिया गया, फिर उसके साथ मारपीट ये सब करने लगा, फिर सत्याग्रही जो सत्य के लिए अपना आंदोलन करते थे उसको पकड़ पकड़ के पीटा जाने लगा, महिलाओं और बच्चों को मतलब कि पूरा मारपीट होने लगा, लगभग जो जहां मिला उसको, क्योंकि रॉलेट टैक्स लगा हुआ था, जो जहां मिला उसको लेकर गिरफ्तार कर दिया जाने लगा। मतलब अंग्रेज बौखला गया, जे जन ने धरा रहा था उसको रगड़ दे रहा था, लेकिन जब बौखलाओ तो बौखलाओ अपना मन का करेंगे। सबने अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और औपनिवेशिक सरकारों की प्रतिक्रिया क्या थी कि लोग ने सरकारी कानूनों का भंग करना शुरू कर दिया और आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कठोरता से काम किया, हजारों जेल गए, गांधी जी को कैद कर लिया गया, अब जनता इससे बढ़ चढ़कर भागने लगी। अब सिंपल है, एक बार क्या कहते हैं गांधी की आंधी चल गई थी, तो सोचा कि मेन गांधी ऐसा है ना, जब लग रहा है कि हमारे देश के राज नहीं रह जाएगा, सबसे पहले इस आंधी को रोको, जेल में डाल दो, तो गांधी जी को जेल में डाल दिया। लेकिन एक बार हवा चल दिया वहाँ से हिमालय पहाड़ से, तो क्या गौरीचक ना आएगा, उसका असर तो होगा। दिल्ली में बारिश होता है तो गौरीचक का मौसम माहौल नहीं ठंडा होता, वो तो चल दिया, तो वहाँ से तो क्या कहते हैं गांधी जी का आंधी चल दिया था। अब जेल में बंद कीजिए चाहे कुछ, अब लोगों के अंदर वो आंदोलन आ चुका था, लोग बढ़ चढ़ के भाग लेने लगे, क्योंकि लोगों को इसमें फायदा दिख रहा था कि अंग्रेज का बात मान रहे हैं तो हमको बहुत दिक्कत हो रहा था, तो काहे ना अपना मनमानी करते हैं। तो इस तरह से क्या कहते हैं धीरे धीरे आंदोलन क्या होगा, एक बहुत बड़ा रूप ले लिया। और सबने अवज्ञा आंदोलन की विशेषता क्या थी, तो इस बार लोगों ने केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया। मतलब ओवरऑल धीरे धीरे क्या हुआ ना, कहा कि एक को बात अंग्रेज के अब नहीं मानेंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे, अंग्रेज कुछ कहेगा वो कहेगा कि चलो दाएं तो हम बाएं जाएंगे, कहेगा बैठो तो हम उठ जाएंगे, कहेगा खाओ तो हम थूक देंगे, लेकिन अंग्रेज का बात नहीं मानेंगे। इस तरह से क्या कहते हैं कई सारे घटनाएं हुई। अब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी, तो बोला गया है क्या कि औरतों ने बहुत बड़ी संख्या में गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया, हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए यात्रा के दौरान घरों से बाहर आ जाती थी, उन्होंने जुलूसों में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों का और शराबों की दुकानों को पिकेटिंग मतलब कि बंद कर दिया गया, उसका बहिष्कार किया गया, कई महिलाएं भी जेल गई और ग्रामीण क्षेत्रों की औरतें ने राष्ट्र की सेवा को अपना पवित्र दायित्व माना। यानी कि अगर सिंपल है, किसी भी काम को अगर सफल करना है, अरे चुट्टा इन्हें ध्यान दो, किसी भी काम को अगर सफल करना है तो सबसे पहले कोई सोचे कि पुरुष अपने आप जीत लेगा, इस देश और समाज को सुधारने के लिए महिलाओं और पुरुषों दोनों की बराबर की भागीदारी जरूरी है। उस समय की ही बात की गई है और आज की ही बात है, लेकिन न उस समय कुछ पुरुष समझे थे और न आज ही समझे। महिलाओं का योगदान बहुत जरूरी है, ठीक है, बिना महिलाओं के योगदान को क्या कहते हैं, कोई भी काम सफल नहीं होगा। तो हे महिलाओं, हमारे क्लासेस में योगदान कीजिए और क्लासेस को और बढ़ाइए। कैसे आप हमें 3 बच्चे दीजिए, हम आपको गिफ्ट देंगे, ठीक है, हमने पहले ही बोला है ना जी। तो आप लोग उसके लिए प्रयास कीजिए, आप लोग योगदान कीजिएगा तो क्लासेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कुछ बच्चे प्रयास करते हैं लेकिन कुछ बच्चे प्रयास नहीं करते। आप लोग कोऑपरेट कब कीजिए, जब आप इस एजुकेशन से, इस इन्वायरमेंट से, इस पढ़ाई से सेटिस्फाई खुद हैं,
संतुष्ट आप खुद रहिए। आपको लग रहा है कि ना ठीक पढ़ा रहे हैं तो फिर काहे किसी को कहिए। आपको लग रहा है कि अगर हम किसी फ्रेंड्स को, अगर किसी दोस्तों को अगर यहाँ पे लाते हैं किसी क्लासेस में पढ़ने के लिए तो उसका भला होगा, उसको ढंग से पढ़ाया जाएगा, तो आप उसको बोलिए। क्योंकि इससे कि क्या होगा कि उसको अच्छी पढ़ाई मिलेगी। नहीं तो देखो 9th में बच्चा आता है, 8th में बच्चा आ रहा है, बहुत रेयर केस में बच्चा आ रहा है जो पढ़ने में पहले से ठीक है, कमज़ोर है सर, वीक है सर। आज एक 10th का बच्चा आया था पढ़ने एडमिशन लेने के लिए, उससे बात किए, पता चला तो बहुत कमज़ोर है सर। अब ज़रा चेक किए, हम जिसको जोड़ दिए नहीं आया, हम कहें कि बउआ तुम्हारा एडमिशन नहीं ले पाएंगे, 6 महीना बच रहा, हम क्या करें। तो क्या है, अगर वो पहले 9th में आ जाता, 8 में आ जाता तो नहीं सुधार हो जाता। हम कहीं पहले ट्यूशन पढ़ते थे कि हाँ किसी कोचिंग का नाम बताया, नाम क्यों किसी कोचिंग का बदनामी करें, लेकिन क्या कहते नाम बताया, भीड़ में बैठे हुए था, कुछ नहीं हो रहा था। तो इसीलिए आप लोग को इसलिए बोला जा रहा है कि जिससे कि अगर आपको भी लगता है कि क्या कहते हैं क्लासेस अच्छी पढ़ाई दे रही है, बच्चे का भविष्य अच्छा जा रहा है, तो आप अगले बच्चों को दीजिए, आप भी कोऑपरेट कीजिए। कभी अभी देखें कि महिलाओं का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, तो ये महिला आप भी कोऑपरेट कीजिए, करिएगा ना, करिए जितना हो सके, संभव हो कीजिए, नहीं हो तो कोई ज़बरदस्ती की कोई बात है नहीं, सिंपल सा बात है। तो आगे की ओर चलते हैं। सीमाएं पूछता नहीं है, रहने दो। 1932 की पुनः संधि के प्रावधान, अच्छा है क्वेश्चंस कि पुनः संधि क्या है। तो बोला गया है इसमें दमित वर्ग, दमित नहीं दलित वर्ग होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, दलित वर्ग जिन्हें बाद में अनुसूचित जातियों में नाम से जाना गया था और वो प्रांतीय एवं केंद्रीय, नहीं सॉरी दमित ही होगा, दलित नहीं होगा, दलित मतलब हो गया वो पिछड़ा। तो दमित वर्ग जिनमें बाद में अनुसूचित जनजातियों के नाम से जाना जाता था, प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही होता था। क्या हुआ, सोच रहे आत्मा लग रहा है रे, रह जाएगा यही क्लास में, तू नहीं ध्यान देगा, ध्यान दो। तो बोला गया 1932 में पुनः संधि की गई थी। इसमें क्या किया गया, इस संधि के आधार पर जो दमित वर्ग थे, अनुसूचित जनजाति के लोग थे, जाति के लोग थे, उन्हें आरक्षण का प्रावधान किया गया। आरक्षण मतलब कि जैसे कैसे आज आरक्षण है, महिलाओं को 35% आरक्षण किसी नौकरी में, तो उसी प्रकार से उसमें भी क्या था, आरक्षण का प्रावधान किया गया। किस संधि के अंतर्गत, तो पुनः संधि के अंतर्गत। अब आते हैं सामूहिक अपनेपन का भाव क्या होता है। वे कारक जिन्होंने भारतीय लोगों को सामूहिक अपनेपन की भावना को जगाया था, वो सभी भारतीय लोगों को एक किया। बोला गया है क्या कि आखिर भारतीय लोग कैसे एक हुए, तो भारतीयता, अगर हम लोग इस गांव में है तो अपने गांव का पक्ष लेते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ से बाहर चले जाते हैं, बिहार से बाहर, तो हम लोग कहते हैं कहाँ हो जी, तो कि हमारा तो घर क्या कहते हैं पटना जिला में है। उससे पूछे कहाँ जी, तो हमारा तो मुजफ्फर जिला में है, लेकिन हैं तो बिहारी हैं, तो बिहारी एक साथ हो जाते हैं। जैसे ही दूसरे देश में जाते हैं तो कहते हैं कि हम भारतीय हैं जी, सारे भारतीय एक जैसे हो गए। तो वही बोलता है, कहने का मतलब एकता का भाव, मतलब एक दूसरे से जोड़ना, कहने तो वही हमारा क्या है, अपनेपन का भाव है। जहाँ पर एक राज्य के लोग उसी राज्य के लोगों से प्रेम करते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों से प्रेम करते हैं। उसी तरह से क्या कहते हैं, किसी क्या कहते हैं पूरे देश में कहीं का हो, लेकिन क्या होता है भारतीय है तो भाई एक ही अपनापन का भाव कि ये मेरा अपना है, इससे पर विश्वास हम कर सकते हैं। और ये दो कारणों पर था, चित्त एवं या प्रतीक। भारत माता की प्रथम छवि बंकिम चंद्र द्वारा बनाई गई थी। इस छवि के माध्यम से राष्ट्र को पहचानने में मदद मिली। बोला गया है कि भारत माता का चित्र सबसे पहले किसने बनाया था, तो बंकिम चंद्र द्वारा बनाया गया था। और बोला गया है क्या, और इससे ही यानी सबसे पहले इस भारत माता तो जानते थे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने भारत माता का चित्र बनाया, कहा कि ये हमारी भारत माता। क्योंकि जब तक क्या कहते हैं, कोई ऐसे तो हम लोग जान रहे हैं कि भगवान है, लेकिन भगवान का अगर क्या कहते हैं मूर्ति बन जाए तो उसकी पूजा करते। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि फोटो पर सरस्वती जी की पूजा कीजिए तो एकदम मज़ा नहीं आता है, अगर मूर्ति ला के रख दिए तो खूब मज़ा आएगा, है ना जी। लेकिन पूजा तो पूजा है। तो सबसे पहले मूर्ति का क्या कहते हैं कौन बनाया था, तो बंकिम चंद्र द्वारा बनाया गया था। लोक कथाएं भी हमें एक की थी। इसका कारण क्या था कि राष्ट्रवादी घूम घूम कर इन लोक कथाओं को संकलन करते थे, यानी कि वो सांस्कृतिक तरीके से, यानी कि अगर अलग अलग गाना गाए, जैसे अभी भी देखिए हम लोग देशभक्ति का गाना 15 अगस्त आने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं, हमको लगता है 15 से 20 दिन बच रहा है। तो
हम लोग देशभक्ति का गाना सुनते हैं, देशभक्ति की मूवी देखते हैं तो लगता है हम भी फौज में जाए, हम भी कुछ करें, ये होता है। तो क्या होता है, देश के प्रति भावना, देश के प्रति प्रेम को ही तो दर्शाता है। उसी प्रकार से एक और प्रेम का, एकता का क्या है कि भले हम लोग, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बिहारी है, कोई राजस्थानी है, कोई जयपुरिया है, लेकिन है तो सब क्या कहते हैं भारतीय। सबका झंडा क्या है, तिरंगा, यही ना है। उसके अलावा उसका कोई अगर भारतीय है तो उसका झंडा क्या है, तिरंगा है, और तिरंगे के नीचे अपना सारा जीवन करता है। तो बोला गया है क्या कि बंगाल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम एक तिरंगा हरा, पीला और लाल, जिसमें 8 कमलें थी, बनाई गई थी। और 1921 तक आते आते महात्मा गांधी ने भी सफ़ेद, हरा और लाल रंग का तिरंगा तैयार किया। मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग तैयार किया। भले आज हमारा क्या कहते हैं झंडा क्या है, 3 रंगों का है, लेकिन किसी ने ऐसा झंडा बनाया, लेकिन वो क्या था, भारतीयता का प्रतीक था, जो हम भारतीयों को एक साथ, एक सूत्र में, एक माला में जोड़ता था और एक साथ प्रेम करना सिखाता था। बाकी इसके अंदर इतिहास की पूर्ण व्याख्या है, कोई खास जरूरी चीज़ नहीं है। गीत जैसे वंदे मातरम 1870 के दशक में बंकिम चंद्र ने यह गीत लिखा था। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि वंदे मातरम जो है वह गीत किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र ने, क्या कहते हैं कब, तो 1870 में, ठीक है। और यह कौन सी स्तुति है, तो मातृभूमि की स्तुति है, आज भी गाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत में राष्ट्रवाद का कैसे क्या हुआ, एक एक चीज़ एक एक आंदोलन के रूप में हमने देखा। तो आशा करते हैं आज जो बताएं उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ होगा या नहीं हुआ है। दिक्कत है नहीं ना, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।